हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज से हम आपके लिए थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताने वाले हैं, यानी कि विद्युत का मूल पाठ को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपके लिए क्या किया है, पहले आपको हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न होंगे, यानी कि करीब 150 से लेकर के 200 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और निश्चित है कि आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको इसमें बेस्ट कंसेप्ट देने वाले हैं। इसके अलावा ये जो होंगे हमारे प्रश्न हैं, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको कि एटम क्या होता है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो बात होती है उसमें एटम आता है कि परमाणु सबसे पहले क्या होती है। देखिए दोस्तों, परमाणु जो होती है वो किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न ये भी बनता है कि रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है कौन। तो दोस्तों यहाँ पे एटम यानी कि परमाणु और अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो दोस्तों परमाणु जो होता है वह सबसे छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो रासायनिक क्रियाएं होती है, क्रियाओं के द्वारा पृथक इसे हम कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिए, यह प्रकृति में क्या होती है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यानी दोस्तों जो एटम होती है, परमाणु होती है, वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जो परमाणु होता है दोस्तों किससे बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। कौन सा, परमाणु। अगला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यह प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। तो दोस्तों जो मूल कण होते हैं प्रकृति के वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। तो आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न ये कहा जाए कि प्रकृति के मूल कण कौन से होते हैं, तो आपको दोस्तों बताना होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्रकृति के मूल कण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है। दोस्तों परमाणु का नाभिक जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है इसमें विद्यमान होता है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि प्रोटॉन के जो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से विद्यमान होते हैं तत्व। तो आपको दोस्तों बताना होगा जो प्रोटॉन के नाभिक में, ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा था, कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं जो परमाणु के केंद्रीय सघन भाग होते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, प्रोटॉन पर 1.6 से गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। दोस्तों देखिए प्रोटॉन जो होता है, आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि प्रोटॉन किस प्रकार का आवेश है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है। दोस्तों प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, यानी कि प्लस में दे रखा है तो उसके वैल्यू कितनी होती है, तो प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है किस पर, प्रोटॉन पर। अगला है कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। दोस्तों बात करें कि न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ऋणावेशित होती है। इस पर जो चार्ज होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के आवेश होता है किस पर, न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 में। दोस्तों माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। तो आपसे प्रश्न ये क्या आ जाए कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का चार्ज है, आवेश है। तो आपको बताना होगा इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है, ऋणावेशित होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। और दोनों का जो दोस्तों क्या होती है ये वैल्यू आप इसे याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, ये आवेशहीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार की चार्ज नहीं होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों अधिकांश धातु होते हैं इसके अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होते हैं। उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाभिक से दूर होने के कारण यह लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं। दोस्तों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। क्यों मुक्त अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में होते हैं। दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। यदि आपसे प्रश्न ये कहा जाए कि आवेश जो होता है चालक एक सिरे से दूसरे सिरे पर कैसे पहुंचता है, तो आपको दोस्तों बताना होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश होते हैं चालक
के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। अगला है कि ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जो ठोस धातु के तार जो होते हैं, एल्युमिनियम का हुआ, कॉपर का हुआ, तो उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण से होता है, तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। किसके कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों, किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जबकि वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह दोस्तों किसके कारण से होता है, आयन के कारण से होता है। किसके कारण से, आयन के कारण से। इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक हमारा, देखिए कह रहा है कि आवेश यानी कि चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है बेसिक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बेसिक है, इसलिए आपको जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं सभी को हम बता रहे हैं। आप बारी बारी से आपसे नोट्स भी कर सकते हैं, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आवेश से बात करते हैं, या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। दोस्तों आकर्षण क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचना, वो क्या करता है, आकर्षण कहलाता है। और किसी भी चीज़ को अपने से दूर करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्षण या प्रतिकर्षण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा था कि या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण का विकर्षण या का अनुभव करती है, यानी कि उसको इसमें अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। ठीक है, तो ये आवेश कहलाता है। दोस्तों आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, अस्थायी मात्रक, वो कूलम्ब होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अस्थायी मात्रक क्या होता है आवेश का, चार्ज का, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि आवेश का अस्थायी मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और जबकि इसका सीरियस मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलम्ब होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आपको सीरियस मात्रक भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमको सीरियस मात्रक उतना नहीं पता रहता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि आवेश का सीरियस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा दोस्तों। इसे सी से सूचित करते हैं, कैपिटल सी से आवेश को सूचित किया जाता है। अगला है दोस्तों कि आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। दोस्तों आजकल क्या होता है, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। यहाँ पे क्या करते हैं कि अस्थायी मात्रक कूलम्ब नहीं दे करके आपको एम्पियर सेकेंड दिया रहेगा। ठीक है, यदि आप नहीं जानिएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आप एम्पियर सेकेंड कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि आवेश का मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है कि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। तो दोस्तों जो थेल्स थे साहब, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले वस्तुओं को जो थी आवेशित करने की प्रक्रिया को बताए थे। कौन, थेल्स साहब बताए थे। ठीक है, थेल्स के अनुसार थेल्स क्या कहते हैं, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, यानी जो कांच के टुकड़े होते हैं उसको यदि हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न एक और बनता है कि धनावेशित किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले के कारण, जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वो मतलब किसी को दे देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनावेशित बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसे क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या होता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये बस आप कन्फ्यूज नहीं होइए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले क्या होते हैं, वो धनावेशित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके जो थेल्स के अनुसार क्या हुआ था। इसके अनुसार क्या होता है, Q बराबर N ही होता है। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है दोस्तों, उत्पन्न आवेश है। Q क्या है, ये चार्ज होता है, आवेश होता है। N क्या है, यहाँ पे त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो n होती है ये त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, E के बराबर होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। हम बात करते हैं कूलम्ब का नियम के बारे में, जहाँ से आपसे प्रश्न बनते हैं कि कूलम्ब का नियम आखिर होता क्या है। देखिए कूलम्ब का नियम जो होता है, कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं। अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2, देखिए यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर कोई आवेश Q1 और Q2, यदि ये आवेश है Q1 और ये क्या है Q2, दो आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर है। ठीक है, तो उनके बीच कार्य करने वाले विद्युत आकर्षण बल जो होता है, इसके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है, विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो, ये समानुपाती चिन्ह है, तो इसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या कहता है, कूलम्ब का नियम कहता है, अर्थात ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस समीकरण को हम हल करते हैं तो जब एफ क्या समानुपाती क्या होगा, जब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो Q1 × Q2 बटा R² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई समानुपाती हटती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे K कांस्टेंट आया तो F बराबर K Q1 बटा Q2
बटा आर स्क्वायर, चूँकि के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि के बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से एफ की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2/R², जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की परम वैद्युतशीलता है। दोस्तों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है कितना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये वैल्यू भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। तो यहाँ से दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, के बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। इसी पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार देखा कि कूलम्ब का नियम क्या है और देखिए इस सूत्र के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच के बल को ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो कूलम्ब का जो सूत्र है, नियम दिया रखा है, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो चुंबकीय ध्रुव होगा उसके जो बीच में जो बल लगेगा उसका सूत्र हम उसका जो हम मान से है बल का मान निकाल सकते हैं किस सूत्र के द्वारा, तो इस कूलम्ब के सूत्र के द्वारा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आवेश घनत्व के बारे में, चार्ज डेंसिटी आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों चार्ज जो डेंसिटी होती है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है दोस्तों, पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोस्तों इसे लैम्डा सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए इसका होता क्या मतलब कि प्रति इकाई लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी दोस्तों प्रत्येक प्रति एकांक लंबाई पर, यानी दोस्तों लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक एकांक मतलब जो नीचे होता है उसे हम एकांक बोलते हैं। तो प्रत्येक एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, Q का मतलब कूलम्ब हो गया और L का मतलब क्या होता है मीटर, तो C/m होता है। यानी कि रैखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, कूलम्ब प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस